पोयम अमांडा, और ये लिखी गई है एक मशहूर ऑस्ट्रेलियन पोएट के द्वारा जिनका नाम है रॉबिन क्लीन। और ये एक फीमेल ऑथर हैं। इन्होंने किड्स के लिए बहुत सारी स्टोरीज, पोएम्स और बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। तो देख लेते हैं इस पोएम में क्या है। डिफ़िकल्टी इन ग्रोइंग अप। तो यू नो वेरी वेल, when we are kids, our parents expect something different from us, but when we became grown up, our parents demand becomes different. When we grow up, our parents wants some sincerity, some sophisticated behavior from us. So this is the thing shown in the poem. तो देख लेते हैं चाइल्डहुड सिचुएशन ऑफ ए गर्ल। इस पोएम में बताई गई है कि एक लड़की की बचपन में अवस्था कैसे होती है। वो बचपन से और एडल्टहुड के बीच में, वयस्क अवस्था से और बचपन की अवस्था के बीच में कैसी अवस्था होती है, इस अवस्था का डिस्क्रिप्शन इस पोएम में दिया गया है। इसमें दो कैरेक्टर हैं। यस स्टूडेंट्स, लॉट्स ऑफ किड्स हैव डिफरेंट रेवरीज, different fantasies, and they have a particular indulgence into their fantasies. And in this poem, Amanda also have a habit of creating fantasies. And this poem tells the characteristics of a girl. Amanda wants to postpone her growing up. तो अमांडा चाहती थी कि वो उसी अवस्था में रुकी रहे और हमेशा अपनी रेबरीज और फंटेसीज में खोई रहे, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो इसी तरह से एक बच्ची बनी रहे। वो चाहती थी कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े और अपनी जिम्मेदारियों को समझे। तो यहाँ पर इस पोएम में हम पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। पोइटिक डिवाइसेस इस पोएम में यूज हुई है वो मेटाफर है। तो मेटाफर स्टूडेंट्स आपको पता होगा, मेटाफर किसे कहते हैं। मेटाफर एक पोइटिक डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है दो डिफरेंट चीज़ों की तुलना करने के लिए। मेटाफर सिमिली से डिफरेंट होता है, इसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं किया जाता। मेटाफर में कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट द एक्सप्रेस यूज ऑफ लाइक और एज। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं मेटाफर का, लाइफ इज़ ए ब्रोकन विंग्ड वर्ड। तो यहाँ पे लाइफ की तुलना की गई है ब्रोकन विंग्ड वर्ड से, यानी कि टूटे हुए पंखों वाले पक्षी से, यानी कि जीवन एक टूटे हुए पंखों वाला पक्षी है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पर दो अनलाइक थिंग्स के बीच में कंपैरिजन किया गया है। तो स्टूडेंट इस पोएम में अमांडा ने अपनी तुलना मरमेड से की है। मरमेड यानी मत्स्य कन्या। कभी अमांडा अपनी तुलना एक ऑर्फन से करती है और कभी अमांडा अपनी तुलना जो है एक रेपुंजेल से करती है। रेपुंजेल एक राजकुमारी। तो स्टूडेंट्स देख लेंगे इसमें मदर और अमांडा में आपस में कई बार एनकाउंटर होते हैं, उनकी बातचीत को दर्शाया गया है। इसमें मिडवे एज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड को बहुत ही पिक्टोरियल तरीके से दर्शाया गया है। और साथ ही इस पोएम में स्टेट ऑफ ए लिटिल गर्ल्स माइंड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें रॉबिन क्लीन ने दर्शाया है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द लाइन्स and you also repeat the lines with me. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight. तो स्टूडेंट्स इन लाइन्स में रॉबिन क्लीन ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि अमांडा की माँ हैं, वो उनसे कह रही हैं
कि अपने नाखूनों को इस तरह से मत चबाइए। वाई आर यू बाइटिंग योर नेल्स? वाई कांट यू सिट अप इन ए प्रॉपर मैनर? अमांडाज मदर टोल्ड अमांडा। एंड आपको पता है कि बच्चे जब अपनी फैंटेसीज़ में खो जाते हैं तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं, ये उनका बचपना होता है। तो उनकी माँ चाहती हैं कि वो थोड़ी समझदार बने, सिंसियर बने, इस तरह से सिली एक्टिविटीज़ ना करें। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। तो स्टूडेंट देख लेते हैं हंच का क्या अर्थ है। बेंडिंग द अपर पोर्शन इन फॉरवर्ड पोजीशन। ऐसे झुक कर के मत बैठो अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू सी द मीनिंग ऑफ द स्लाउचिंग। स्लाउचिंग मीन्स टू स्टैंड इन ए लेजी मैनर। एक बहुत ही आलसी तरीके से खड़े होने की स्थिति को हम स्लाउचिंग कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से आलसियों की तरह मत खड़े रहो, बिल्कुल सीधे तन करके खड़ी रहो। वाई आर यू शोइंग दिस सिली मिस्टेक्स? वाई आर यू not improving on your manners? Amanda's mother saying to Amanda. So these are the 4 lines meaning, and you can read and take your meaning also. Students, let's study the lines. Students, in the first stanza we have seen that Amanda is being scolded by her mother and for behaving in a manner, because Amanda was sitting in a lazy manner by bending her shoulders. That's why her parents wants her to sit in a proper manner. Now we are going to study the second stanza, and this stanza is in the brackets. It means Amanda is thinking something. Amanda is fantasizing something. तो इस लाइन में इन लाइन्स में हम देख लेते हैं। देयर इज ए लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो एक शांत सरोवर है, एक शांत सागर, लैंग्वेड जिसमें कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल लेजी यानी स्लो मूवमेंट। एमरल्ड सी, यहाँ पर सी की तुलना एमरल्ड सी यानी कि एक डीप ग्रीन सी को यहाँ पे दर्शाया गया है। यानी कई बार सी हमें ग्रीन सरफेस का दिखाई देता है, तो ऐसे ग्रीन डीप सी की इमेजिनेशन यहाँ पे अमांडा ने की है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और वहाँ पर एक अकेली निवासी केवल मैं ही हूँ, वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला मेरे को नहीं हो। तो यहाँ अमांडा, क्योंकि सोसाइटी में उसकी माँ, उसके पेरेंट्स उसे लगातार प्रॉपर बिहेव करने के लिए डांटते रहते हैं, उसको बार बार डांटें सुननी पड़ती हैं, इसलिए वो एक कल्पनाशील लाइफ में चली जाती है और एक एस्केपिज्म फ्रॉम द नेगिंग कमांड्स ऑफ हर पेरेंट्स। तो एक पलायनवादी सोच अपनाती है कल्पनाओं में खो करके, क्योंकि लगातार उसको डांटा जा रहा है, नेगिंग कमांड्स किए जा रहे हैं उसके पेरेंट्स के द्वारा। तो देख लेते हैं, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और उस ग्रीन डीप सी में अमांडा अपने आप को एक कल्पना करती है कि वो एक मरमेड हो जाए, मरमेड बन जाए, यानी कि मत्स्य कन्या बन जाए, और वो वहाँ पर बहुत ही अत्यंत आनंद में, ब्लिसफुली अत्यंत आनंद में वह वहाँ पर ड्रिफ्ट करे, आराम से स्लो मूवमेंट के साथ वहाँ पर तैरे और उस सी लाइफ का एंजॉयमेंट ले। तो स्टूडेंट्स, यू हैव सीन हाउ अमांडा इज बिहेविंग इन द स्टेंजा इन दीज लाइन्स। अमांडा wants to show the escapism from the nagging commands of her parents, because she does not want to be tied in the society's code of conduct. Yes students, did you finish your homework Amanda? Did you tidy your room Amanda? I thought I told you to clean your shoes Amanda.
तो दीज लाइन्स हैव बीन टोल्ड बाई अमांडाज मदर टू अमांडा। तो वो अमांडा से कह रही हैं, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? क्या तुमने अपना काम कर लिया है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क? डिड यू क्लीन योर रूम? क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया है अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मैंने कहा था कि तुम अपने जूतों को साफ कर लेना अमांडा। तो इन दीज लाइन्स वी हैव कम टू नो दैट Amanda is continuously being scolded by her mother. She is being scolded for not finishing her homework, and she is being scolded about the cleaning of the room. And Amanda is continuously facing nagging commands from her parents. So it shows the helplessness of a kid. Amanda. Whenever the Amanda is being scolded by her mother, she again goes into his imagination and she again imagines herself as a orphan. तो अब की बार अमांडा ने अपने आप को एक अनाथ बालक बना लिया है, क्योंकि लगातार उनकी माँ के द्वारा उनको बार बार डांटा जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि भाई तुमने होमवर्क नहीं किया, तुमने अपना रूम साफ नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने अपने जूते साफ नहीं करे। इस तरह से कैसे चलेगा अमांडा? तो अमांडा की जो फ्रीडम में है वो खलल डाला जा रहा है, लगातार उसे नैगिंग कमांड्स दिए जा रहे हैं। तो अमांडा ने अपने आप को इमेजिन कर लिया है कि वो एक ऑर्फन होगी, एक अनाथ है और वो घूम रही है सड़कों पर। रोमिंग द स्ट्रीट्स, I patterned soft dust with my hushed bare feet। तो अमांडा अपने आप को यहाँ पे कल्पनाशील रूप से एक अनाथ बना लेती हैं और कल्पनाओं में खो जाती है, और वो अपने आप को अनाथ बना के सड़कों पर घूमता हुआ सोचती हैं। इसके बाद वो सोचती हैं कि इफ़ आई वुड हैव बीन ए ऑर्फन चाइल्ड then I would have made soft dust patterns. I would have made pattern of soft dust. तो मैं अपने पैरों से उस धूल पर पैटर्न बनाती, डिजाइनें बनाती, मेरे इन अनकवर्ड फीट्स के द्वारा मैं उन पे पैटर्न बनाती, मेरे बिल्कुल ये शांत चित्त, विद माई हस्ड बेयर फीट। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। जब वो अमांडा ऐसी कल्पना करती हैं तो उन्हें इस प्रकार की शांति बहुत पसंद होती है। जब उनकी माँ उन्हें नहीं डांटती हैं तो वो शांति अमांडा को बहुत ही गोल्डन लगती है, और वो जो फ्रीडम होती है उनके अमांडा के लिए बहुत ही स्वीट होती है। तो स्टूडेंट्स, इट हैज़ बीन सेड दैट कि फ्रीडम जो होती है वो सर्वप्रिय होती है, पराधीन सपनेऊ सुख नाही। बट हेयर द सोसाइटीज कोड ऑफ कंडक्ट इज बीइंग बर्डन ऑन द किड्स शोल्डर। स्टूडेंट्स, ये थर्ड स्टेंजा देख लेते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो इन लाइन्स में दोबारा से उनकी माँ अमांडा को स्कॉल्ड कर रही हैं। वो उनसे बोल रही हैं अमांडा से कि आप चॉकलेट मत खाइए, आप चॉकलेट खाओगी तो आपके ये जो एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, और बढ़ जाएंगे। रिमेंबर योर एक्ने। तो अगेन अमांडा इज बीइंग स्कॉल्डेड बाय हर मदर फॉर नॉट ईटिंग चॉकलेट्स। अमांडा जो है लगातार उनको डांटा जा रहा है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमांडा? जब मैं तुमसे बात कर रही होती हूँ तो मेरी तरफ ही देखो।
इस तरह से ध्यान मत भटकाओ अमांडा। तो जब उनको डांटा जाता है अमांडा को, तो फिर अमांडा दोबारा से अपनी फैंटेसीज में खो जाती है और अब की बार वो अपने आप को इमेजिनेशन में एक राजकुमारी रेपुंजेल बना लेती है। वो सोचती है कि आई वुड हैव बीन रेपुंजेल, तो मुझे रेपुंजेल होना चाहिए था, आई मस्ट हैव बीन रेपुंजेल। यदि मैं रेपुंजेल होती तो मैं आराम से किले में रहती और वहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो रेपुंजेल एक फेरी टेल का कैरेक्टर है। तो रेपुंजेल की कहानी आप विकिपीडिया पे सर्च कर लेना। ये एक राजकुमारी थी और एक विच, एक जादूगरनी के द्वारा इनको एक टावर में कैद कर लिया गया था और जब वो जादूगरनी उस टावर में आती थी तो ये अपने बाल नीचे लटका देती थी रेपुंजेल और वो बालों को पकड़ करके ऊपर चढ़ जाती थी। अमांडा अपने आप को रेपुंजेल के रूप में इमेजिनेशन करती हैं। वो सोचती हैं कि आई वुड हैव बीन ए रेपुंजेल, आई वुड हैव बीन रेपुंजेल एंड आई वुड हैव लिव्ड वेरी पीसफुली इन द टावर, आई डू नॉट हैव एनी केयर। तो वो सोचती हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं होती, आराम से पीसफुल तरीके से मैं वहाँ पे रहती। लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। तो किले में जो लाइफ होती है बहुत ही पीसफुल होती है और बहुत ही वहाँ की जो लाइफ होती है बहुत ही दुर्लभ होती है। ऐसी लाइफ हर किसी को नसीब नहीं होती है, इतनी पीसफुल लाइफ टावर में होती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो यहाँ पे ये अमांडा कह रही हैं कि मैं अपने बालों को नीचे नहीं लटकाती, निश्चित रूप से किसी को ऊपर आने के लिए। अब जैसा कि वो फेरी टेल थी, उसमें रेपुंजेल नाम की जो राजकुमारी होती है उसके साथ जादूगरनी रहती है। जब जादूगरनी उस किले में आती है तो वो रेपुंजेल के जो बाल नीचे लटके हुए होते हैं उनको पकड़ करके वो ऊपर चढ़ जाती है टावर में। लेकिन ये अमांडा यहाँ पर कह रही हैं कि मैं उस रेपुंजेल की भांति अपने बालों को नीचे नहीं लटकाती और जिससे वो ऐसी कोई बिच, ऐसी कोई जादूगरनी भी मुझे परेशान नहीं करती और मैं एकदम पीसफुल तरीके से उस टावर में रहती। स्टूडेंट्स, हम लास्ट स्टेंजा देख लेते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। इस तरह से रूठना बंद करो अमांडा। वाई आर यू सल्किंग ऑलवेज? अमांडाज मदर टोल्ड अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी। तुम हमेशा ऐसे इस तरह से मूडी क्यों बन जाती हो, हमेशा एटीट्यूड क्यों दिखाती हो, हमेशा ऐसे रूठी हुई क्यों रहती हो। इस तरह की बातें अमांडा की माँ के द्वारा अमांडा को कही जा रही हैं। और लेकिन इस बार अमांडा अपनी कल्पनाशील लाइफ में नहीं जाती। अभी तक आपने देखा कि वो कभी मरमेड बन जाती हैं, कभी ऑर्फन बन जाती थीं और कभी वो एक रेपुंजेल राजकुमारी बन जाती थी। लेकिन इस बार ये लास्ट स्टेंजा है, इस स्टेंजा में अमांडा बहुत ही सैड हो जाती हैं क्योंकि उनको लगातार नेगिंग कमांड्स दिए जा रहे हैं उनके माता पिता के द्वारा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। अब उसकी माँ कह रही हैं कि कोई भी ये सोचेगा कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ, मैं लगातार तुमको डांटती हूँ, ऐसे सोचेगा अमांडा। तो दीज आर द concluding lines of the poem Amanda, and in this poem the moral of the poem is that there is always a confliction between generation and generations. Why is there a confliction between generations? Because of the thought process, because of the culture in which the kids live and the culture in which the parents are brought up. There is a big difference, and you see that Amanda is being brought up in a different environment, and their parents bringing up environment is different from the Amanda's bringing up environment. That's why there is a change, there is a gap of bringing up that makes difference between
between the generations. So आप इसके क्वेश्चन आंसर करें. थैंक्स.